तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ज़ूशियो वो अंधा हो चुका होता है क्योंकि उसकी बॉडी पर पॉइजन असर करता जा रहा होता है और क्यान वो उसकी पीठ पर बैठी हुई होती है और उसे डायरेक्शन बता रही होती है, जबकि वो लोग चारों तरफ से बड़ी बड़ी ब्लेड से घिरे हुए होते हैं और ज़ूशियो किसी तरह उसे डायरेक्शन बता बता कर वहां से बाहर ले आती है और वो लोग एक ग्रास लैंड की तरफ चले जाते हैं जो कि फोरबिडन लैंड होता है। और उनके बाद हम लोगों ने चेन शेंग को भी देखा था। चेन शेंग वो शू यू रोंग को उठाए हुए होता है। शू यू रोंग काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी होती है और उसकी बॉडी पर भी पॉइजन का असर हो चुका था। और जब चेन शेंग उन डीमंस के सामने आ पहुंचता है और ग्रासलैंड में जाने ही वाला होता है तो वो डीमंस उसे ऑफर देते हैं कि वो उस लड़की को छोड़कर चला जाए, मगर शू यू रोंग वो उसकी मंगेतर होने के साथ साथ उसकी फेलो डिसाइपल भी थी, तो इसीलिए वो उसे छोड़ने के बजाय वहां पर एक ट्रू सन एनर्जी का इस्तेमाल करते ही एक जायंट सन अपीयर करता है और ग्रासलैंड के अंदर एंटर कर जाता है। जिसके बाद वो डीमंस भी डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी उनके पीछे पीछे ग्रासलैंड में जाएंगे क्योंकि ग्रासलैंड के अंदर ही वो इनहेरिटेंस मौजूद हो सकती है। अगले सीन में हम दोबारा से ज़ूशियो को देखते हैं जो कि क्यान को उठाए हुए ग्रासलैंड में अब डीप में जाने वाला था, मगर अचानक हमें वहां पर थोड़ा सा ब्लड गिरते हुए नजर आता है और उस ब्लड की स्मेल की वजह से वहां पे मौजूद बहुत सारे डीमंस एक्टिवेट हो, बहुत सारे डीमंस जाग जाते हैं और ज़ूशियो काफी तेज भाग रहा होता है, जिस पर वो उस लड़की से कहता है कि कहीं तुम्हें इससे तकलीफ तो नहीं हो रही। तो क्यान कहती है ये सारा फॉल्ट मेरा है, मुझे इतना जल्दी जख्मी नहीं होना चाहिए था, मेरी वजह से तुम भी मुसीबत में पड़ गए हो। जबकि हमें दिखाया जाता है वहां पर कुछ स्नेक्स आ जाते हैं और जब वो लड़की उन स्नेक्स को आते हुए देखती है तो वो फौरन से ज़ूशियो को बताती है कि यहाँ पर कुछ ड्रैगन स्नेक्स हैं जो कि हमारा पीछा कर रहे हैं। जिससे ही एक स्नेक ऊपर खड़ा होता है और उस पर झपटने की कोशिश करता है तो ज़ूशियो अपने एक ही हाथ के साथ उसे पकड़ता है और उसकी बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। इसी तरह उस ग्रास के अंदर से फिर बहुत सारे स्नेक्स बाहर निकल आते हैं और ज़ूशियो इस मर्तबा भी एक स्नेक को गले से पकड़ता है और उसे अपने मुंह में दबोच कर उसकी बॉडी के भी 2 टुकड़े कर उछाल कर फेंक देता है। मगर क्यान देखती है कि वो स्नेक्स चारों तरफ से आ रहे हैं, जिस पर वो ज़ूशियो से कहती है कि हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ये सुनते ही ज़ूशियो फौरन से उस लड़की को नीचे उतार देता है और उससे कहता है कि मुझे फौरन से उनकी पोजीशन के बारे में बताओ। ये कहते ही वो अपनी बॉडी से जैसे ही अपना डेमोनिक ऑरा रिलीज करता है तो उसका ऑरा वो सारे के सारे स्नेक्स के साथ अटैच हो जाता है और इस तरह ज़ूशियो को उन्हें ढूंढना और भी ज्यादा आसान हो जाता है और वो उन्हें फिर चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है। मगर जिन डीमन स्नेक्स पर अभी भी उस ऑरा का असर नहीं हुआ था, उन्हें मारने के लिए वो लड़की उसे गाइड करती है और उसे हर एक डीमन स्नेक की लोकेशन के बारे में बताती है, जिससे ज़ूशियो वो आराम से फिर उन्हें मार पा रहा होता है। और थोड़ी ही देर के अंदर उसने न जाने कितने ही डीमन स्नेक्स का सफाया कर दिया था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी पावर्स बढ़ती जा रही होती हैं, जिसकी वजह से वो अब आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। मगर पावर्स बढ़ने की वजह से वो अब उन डीमन स्नेक्स को और भी तेजी से खत्म भी कर पा रहा था और क्यान की बताई हुई हर एक गाइडेंस को फॉलो करते हुए उसने बहुत ही जल्दी डीमंस का पूरी तरह से सफाया कर दिया था। और जो आखिर में स्नेक आता है, ज़ूशियो उसे गले से पकड़ता है और वो डीमन जैसे ही झटपटाने लगता है तो ज़ूशियो उसे भी अपने हाथ से कुचल देता है। इस तरह क्यान भी अब थोड़ा सा रिलीफ फील करने लगी थी क्योंकि उन्हें लगा कि शायद अब स्नेक्स खत्म हो चुके होंगे, मगर अचानक से फिर से कुछ और स्नेक्स आ जाते हैं। मगर ज़ूशियो के ऑरा की वजह से ही वो डीमंस कुछ तो मर जाते हैं और कुछ वहां से भाग जाते हैं, मगर ज़ूशियो वो क्योंकि अपने वुल्फ फॉर्म को एक्टिवेट करता जा रहा था और उसकी पावर्स इस लेवल तक बढ़ गई थी कि अब उसे कंट्रोल करना उसे मुश्किल लग रहा था। जब वो अपने आप को एक वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखता है तो वो फौरन से उस लड़की से कहता है कि जल्दी से मुझसे दूर चले जाओ, मगर क्यान वो उसकी बात को नहीं मानती। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़ूशियो वो आहिस्ता आहिस्ता एक वुल्फ में कन्वर्ट होने लगा था। उसके बाल पूरी तरह से सफेद हो गए थे और उसकी पावर्स भी बढ़ती जा रही होती हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद वो डीमन नहीं बनना चाहता, मगर उसकी पावर्स उसे फोर्सफुली कन्वर्ट कर रही है। जब वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाता है तो वो देखता है कि वहां पर एक लड़की मौजूद है और वो उस पर अटैक करने के लिए फौरन से झपट पड़ता है, मगर अचानक से वो अपने आप को कंट्रोल करता है और अपना हाथ रोककर उस लड़की से कहता है कि मैं खुद को ज्यादा देर होल्ड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए भाग जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे हाथों मारी जाओ। ये सुनते ही क्यान फौरन से वहां से भागती है और ज़ूशियो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से अपना जोर लगा रहा होता है, यहाँ तक कि वो अपने ही पंजे से अपने आप को
हर्ट कर रहा होता है, मगर जब वो लड़की भागते भागते दूर निकल गई थी तो अचानक से उसे कुछ याद आने लगता है। यहाँ पर ज़ूशियो दर्द के मारे चिल्ला रहा था और क्यान भागते हुए दूर जा रही थी, मगर जैसे ही वो एक जगह रुकती है तो उसे याद आता है कि ये तो वही लड़का है जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। मेरी वजह से इसने न जाने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, मेरी वजह से ये इंजर्ड हुआ है और मेरी वजह से ही ये यहाँ तक पहुंचा है और आज इसे मेरी मदद की जरूरत है, तो मैं इसे पीठ दिखाकर भाग रही हूँ। ये कहने के बाद वो पलटकर पीछे की तरफ भागना शुरू कर देती है और ज़ूशियो वहीं पर ही दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है और उसकी पावर्स अभी भी उसे और ज्यादा फोर्स कर रही होती हैं। मगर अचानक से क्यान जाते जाते उसे जाकर पीछे से गले लगा लेती है, जिस पर ज़ूशियो बिल्कुल हैरान हो जाता है और 1 मिनट के लिए उसका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। मगर जैसे ही उसके अंदर से वो वोल्फ एनर्जी उसे फिर से पुश करती है तो ज़ूशियो दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल होता है और उस लड़की के हाथ पर बहुत ही जोर से काटता है, जिससे क्यान को काफी तकलीफ होती है, मगर उसके बावजूद भी वो अपना हाथ नहीं छोड़ती और अपने दूसरे हाथ से उसके सर पर हाथ रखते हुए उससे कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह जब वो उसे सहलाती है तो ज़ूशियो बिल्कुल रिलैक्स होना शुरू हो जाता है और उसकी आंखें भी बंद होने लगी थी। देखते ही देखते वो पूरी तरह से ठंडा पड़ जाता है। जबकि अगले सीन में हमें उसी ग्रासलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वो डीमन शुयूरोंग की एनर्जी को सेंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो उसकी लोकेशन का पता लगा सके, मगर उन लोगों को उसकी एनर्जी कहीं भी महसूस नहीं हो रही होती। और पिकॉक क्वीन फौरन से वो मैप बाहर निकालती है और उसके जरिए देखने की कोशिश करती है, मगर उसे उस मैप में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि शुयूरोंग और चेन शेंग वो दोनों ही वहीं पर ही एक पत्थर के पीछे छुपे हुए होते हैं और एल्डर शू वो पिकॉक क्वीन से आकर कहता है कि यहाँ पे मौजूद ये ज़ो युआन बैरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए शायद हमारी ये सोल लैंप भी काम नहीं कर रही। जिस पर वो लड़की कहती है कि क्या ये जरूर उस लड़के की प्लानिंग है। उसे याद आता है कि जब वो लड़की पहली मर्तबा उससे मिली थी तो चेन शेंग ने उससे कहा था कि तुम बीमार हो, बल्कि तुम बहुत बीमार हो। ये याद आने के बाद वो चेन शेंग के बारे में कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगी। जबकि पीछे खड़े हुए वो डीमंस पिकॉक क्वीन से कहते हैं कि अब टोटल 17 कल्टीवेटर्स बचे हैं, उनमें से भी शुयूरोंग तो काफी ज्यादा इंजर्ड है और यहाँ पर ग्रासलैंड में सरवाइव करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। ऊपर से आपने उसे अपना पिकॉक पॉइजन भी दिया हुआ है, तो उसकी वजह से तो वो यहाँ पे पक्का मरेगी ही मरेगी। जिसके बाद वो क्वीन कहती है कि जहाँ तक बात चेन शेंग की है तो वो वैसे भी एक लूजर है, तो उसे पकड़ना हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हमें हर हाल में ज़ो युआन इनहेरिटेंस को ढूंढना होगा। जिस पर वो तीनों के तीनों वॉरियर्स उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और वो प्रिंसेस और वो पिकॉक क्वीन फौरन से सोलिस्टिक कप यूज करते हुए वहां पर दोबारा से एक स्पेस रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश करती है ताकि वो लोग वहां से बाहर निकल सके। और साथ में वो पिकॉक क्वीन कह रही होती है कि एक मर्तबा वो ज़ो युआन इनहेरिटेंस मुझे मिल जाए, उसके बाद मैं दोबारा से इस ग्रासलैंड में जरूर आऊंगी और उन दोनों को अपने हाथों से मारूंगी। जबकि एल्डर शू देख रहा होता है कि वहां पर तो न जाने कितने ही फ्लाइंग क्रीचर्स उड़ रहे हैं, जिस पर वो साफ साफ समझ जाता है कि अगर वो दोनों जिंदा भी होंगे तो शायद ये क्रीचर उन्हें मार डालेंगे, क्योंकि इन फ्लाइंग क्रीचर से कोई भी चीज छुप नहीं सकती। ये कहकर वो लोग फौरन से वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चेन शेंग ने अपने ऊपर एक बैरियर बनाया हुआ था, जिसकी वजह से उसने अपने आप को और शुयूरोंग को छुपाया हुआ था। और चेन शेंग वो शुयूरोंग को हील करने के बारे में सोचता है और कहता है कि अगर मैं अपनी एनर्जी इसे हील करने के लिए लगा देता हूं तो शायद मैं अपनी सारी वाइटल एनर्जी यहीं पे ही कंज्यूम कर लूंगा और मुझे इस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जबकि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर एक मुसीबत में घिरे हुए हैं, मैं अपनी इस एनर्जी के साथ सिर्फ एक ही सोड स्ट्राइक कर पाऊंगा। ये कहने के साथ वो उस बैरियर को हटा देता है तो फौरन से वो फ्लाइंग क्रीचर्स उन्हें देख लेते हैं। जिसके बाद वो जैसे उनकी तरफ लपकते हैं तो चेन शेंग वो अपने अम्ब्रेला को बाहर निकालता है और शुयूरोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक और बैरियर बना देता है और अपनी सोड के साथ दोबारा से एनर्जी चार्ज करता है। जैसे ही वो अपनी सोड स्ट्राइक करता है तो उसकी सोड स्ट्राइक इतनी पावरफुल होती है कि वो उसके साथ एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट कर लेता है और उसके अंदर से निकलने वाली जितनी भी सोड एनर्जी होती है वो वहां मौजूद डीमन क्रीचर्स को एक एक करके खत्म करना शुरू कर देती है। और चेन शेंग एक ही सोड स्ट्राइक के साथ न जाने कितने ही क्रीचर्स को मार डालता है, मगर उसके बावजूद भी अभी
भी बहुत सारे क्रीचर्स बाकी थे और उन्हें मारना अभी उसके लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि उसने अपनी बची कुछ सारी एनर्जी एक ही स्ट्राइक में लगा दी थी। मगर हम देखते हैं अचानक से शु युरोंग होश में आ जाती है और वो उस अम्ब्रेला को पकड़कर ऊपर आ जाती है, जिसके बाद वो सारे ही फ्लाइंग क्रीचर से कहती है कि दफा हो जाओ। इतने में वो फ्लाइंग क्रीचर्स जब शु युरोंग की तरफ देखती हैं तो शु युरोंग का ट्रू फिनिक्स फॉर्म उन्हें नजर आ रहा होता है और फिनिक्स को देखते ही वो सारे के सारे डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और शु युरोंग वापस से नीचे आती है और दोनों ही फिर से एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं और आंखों ही आंखों में एक दूसरे के दिल में उतर जाते हैं। मगर यहाँ पर शु युरोंग की वीकनेस की वजह से वो फिर से गिरने लगती है तो चिनशेंग भागते हुए उसे फिर से पकड़ लेता है और फौरन से उसकी पल्स को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि शु युरोंग का पॉइजन वो उसकी बॉडी के साथ साथ उसके ऑर्गन्स के अंदर चला गया है और उसकी सारी एनर्जी कंज्यूम हो चुकी है और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। वो शु युरोंग से कहता है कि तुम्हें अब अपनी एनर्जी को यूज नहीं करना, जिस पर शु युरोंग कहती है मुझे माफ कर दो। ये कहने के बाद चिनशेंग उसे उठा लेता है और तेजी से उसे वहां से दूर ले जाने की कोशिश करता है और कहता है कि हमें अपने लिए कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी, वहां पर हम तुम्हारी बॉडी से तुम्हारा सारा पॉइजन निकालने की कोशिश करेंगे। जबकि शु युरोंग वो दिल ही दिल में कह रही होती है कि मेरी मास्टर वो हमेशा एक बदबूदार आदमी के बारे में बात किया करती थी, मगर आज मैं जब इस बदबूदार आदमी के पास आई हूं तो मुझे इसके पास आकर बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल फील हो रहा है। ये कहने के साथ वो लोग वहां से आगे को निकल जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमें क्यान को दिखाया जाता है। क्यान अभी भी बेहोशी की हालत में थी, मगर जब उसे होश आता है तो वो उठकर बैठ जाती है और देखती है कि वहां पर जो शू भी बैठा हुआ है, मगर उसके कपड़े बदल चुके हैं, जिस पर उसे काफी हैरानी होती है और वो दोबारा से उसी जगह सिमट कर लेट जाती है और ज़ूशु खड़ा होकर उसके पास जाता है और उसे फील होता है कि वो लड़की काफी ज्यादा डरी हुई है, जिसके बाद वो भी समझ जाता है कि वो क्या फील कर रही है। मगर ज़ूशु उसे बताता है कि तुम्हारी इंजरीज वो काफी ज्यादा गहरी थी और तुम्हारी इंजरीज बढ़ती जा रही थी, इसीलिए मुझे मजबूरन तुम्हें हील करने के लिए तुम्हारे कपड़े चेंज करने थे, मगर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो ना कि मैं देख नहीं सकता, पॉइजन की वजह से मेरी आंखें बिल्कुल अंधी हो चुकी हैं। मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे ब्लड के अंदर डीमन ओरा कैसे आ गया। ये सुनकर क्यान थोड़ी देर के लिए शॉक में आ जाती है, मगर दूसरी तरफ ज़ूशु उसे कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर तुम बताना चाहो तो मुझे बता सकती हो, वरना ना बताना चाहो तो मैं फोर्स नहीं करूंगा। पर वो लड़की फौरन से अपनी पास्ट हिस्ट्री के बारे में बताते हुए कहती है कि मेरी मदर वो एक बहुत ही खूबसूरत डीमन प्रिंसेस थी और मेरा फादर वो एक कल्टीवेटर और साथ में काफी हैंडसम भी हुआ करता था। मेरे फादर की मुलाकात उस लड़की से एक स्नो वैली में हुई थी, जिसके बाद उन दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने के साथ ही इतनी मोहब्बत हो गई थी कि उन दोनों ने एक साथ रहने का डिसाइड कर लिया और उनकी वजह से ही मैं इस दुनिया में आई थी। पर मेरे फादर की वही कमजोरी थी। डीमन क्लान को पता चला कि मेरी मदर ने एक ह्यूमन के साथ शादी कर ली है, तो उन्होंने फौरन से मेरी मदर को एक जगह लॉक कर दिया और मेरे फादर को उन्होंने फोर्स किया कि वो भी अब डीमंस को ज्वाइन कर ले, वरना वो मेरी मदर को शायद मार डालेंगे। इसीलिए मेरा फादर डीमन क्लान के आगे बिल्कुल वीक पड़ गया था, मगर मेरी मदर की खातिर उन्होंने एक सिविल वार को ज्वाइन किया और उन्होंने वो फॉर्मेशन तोड़ दी और मेरी मदर के पास पहुंच गए। पर फादर ने देखा कि मेरी मदर को ऑलरेडी ऐसा पॉइजन दिया गया है जो कि उनकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स में फैल चुका था और उन्हें बचाना मुमकिन नहीं था। इसीलिए वो मेरी मदर को छोड़कर मजबूरन फिर वहां से निकल आए और मुझे भी अपने साथ ले आए और उन्होंने यहाँ लिशियन सेक्ट में मुझे एक डिसाइपल की तरह पालते हुए कल्टीवेशन सिखाई और अपने बाकी जूनियर ब्रदर्स के साथ मुझे भी उनकी टीम में शामिल कर दिया और मेरी आइडेंटिटी को छुपा दिया। अगर मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है तो ना सिर्फ ह्यूमंस बल्कि डीमंस भी मेरे लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन जाएंगे, दोनों ही मुझे मारने की कोशिश करेंगे। तो ज़ूशु कहता है मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, मैं भी हाफ ह्यूमन और हाफ डीमन हूँ। यही वजह है कि न जाने कितने ही लोग मुझसे नफरत करते हैं। वो मुझे एक ऐसा पागल और एक ऐसा दरिंदा समझते हैं जो कि अचानक से खूंखार हो जाता है और अपने ही दोस्तों पर हमला कर देता है। यही वजह है कि मेरे कोई दोस्त भी नहीं है। मगर जिस दिन मैं चिनशेंग से मिला उस दिन से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसने मुझे अपने दोस्तों की तरह ट्रीट किया है
और उस दिन के बाद से मेरा माइंड भी बिल्कुल क्लियर हो गया है। मैं अपनी बॉडी को अब पहले के मुकाबले में काफी अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाता हूँ। और ये सब कुछ बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मैं भी हाफ डीमन हूँ, तुम भी हाफ डीमन हो, और मेरे ख्याल से हम दोनों को ही एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं। ये सुनकर वो लड़की बिल्कुल हैरान होकर उसकी तरफ देख रही होती है। उसे पता चल गया था कि ज़ूशियो उससे क्या कहना चाह रहा है, मगर वो अपने दिल की कोई भी बात उसके सामने नहीं कर पाती। जिसके बाद ज़ूशियो वो हल्की सी सांस लेता है और कहता है कि मैंने आज से पहले कभी भी इतनी अच्छी खुशबू महसूस नहीं की। जबकि हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि चेंग चेन वो शू यूरोंग की बॉडी से पॉइजन निकाल रहा होता है, और उसके लिए वो अपनी नीडल टेक्निक को यूज कर रहा था, और उस नीडल टेक्निक के जरिए उसने काफी हद तक पॉइजन को बाहर निकाल दिया था। मगर उसके बावजूद भी वो अपनी नीडल्स निकालता है और शू यूरोंग से कहता है कि तुम्हारी बॉडी में मौजूद पॉइजन वो काफी डीप तक जा चुका है, इसीलिए उसे एक बार में ही निकालना पॉसिबल नहीं है। मैं इसे 3 स्टेजेस में निकालूंगा, मगर साथ में तुम्हें मेरी हर बात को मानना भी पड़ेगा। ये कहने के बाद वो उसके लिए एक सूप बना कर लाता है और उससे कहता है कि इसे फौरन से पी लो, ये तुम्हें काफी ज्यादा मदद देगा, मगर ये थोड़ा सा कड़वा है। जिस पर शू यूरोंग कहती है कोई मसला नहीं, मैं ये पी सकती हूँ। ये कहने के बाद वो जैसे ही उस सूप को पीती है तो उसे उस कड़वाहट की वजह से खांसी होने लगती है। जिस पर चेन शेंग उसे एक स्वीट प्लम कैंडी देता है जो कि वो बचपन से ही खाता था। उस कैंडी को देखते ही वो लड़की भी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो भी बचपन से ही इस कैंडी की शौकीन थी और उसे खाने के बाद उसे काफी अच्छा फील होने लगता है। उसके मुंह में मौजूद जो भी कड़वाहट थी वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। जिसके बाद चेन शेंग अपने दिल में कहता है कि आज मैं बहुत लंबे टाइम के बाद किसी के साथ इतना टाइम गुजार रहा हूँ और मुझे आज पहली मर्तबा इतना अच्छा फील हो रहा है। इतना कहने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे से कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। दोनों साथ में कहते हैं तो इसलिए दोनों को ही ऑकवर्ड फील होता है, मगर फिर दोनों ही एक दूसरे के साथ बात को आगे कंटिन्यू करने के लिए पहले दिल ही दिल में एक प्लानिंग करते हैं। और चेन शेंग कहता है कि अगर इसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो शायद ये मेरे साथ इस तरह बिहेव नहीं करेगी जिस तरह ये अभी कर रही है। और शू यूरोंग भी दिल ही दिल में यही बात सोचती है और कहती है कि अगर इसे पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो शायद ये बाकी यंग कल्टीवेटर्स की तरह ही मुझे ट्रीट करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि मैं अपनी आइडेंटिटी से नहीं बताती। इस तरह हम लोग एक दूसरे के साथ कम से कम कैजुअली बात तो कर सकते हैं। और दोनों ही कहते हैं कि हमें एक दूसरे की एंगेजमेंट वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी। वो दोनों अभी यहाँ पर कुछ सोच रहे होते हैं, जबकि चेंग शेन के माइंड में मौजूद वो ब्लू ड्रैगन गर्ल जब जाग जाती है तो वो कहती है कि ये दो बेवकूफ फिर से एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं। जबकि शू यूरोंग कहती है मैं शू लिंग क्लान से हूँ और मेरा नाम चेन चूजियान है। और चेन शेंग कहता है मैं स्नो माउंटेन सेक्ट से शू शेंग हूँ। ये कहकर वो दोनों ही अपना मुंह नीचे करते हैं, क्योंकि दोनों को पता था कि वो दोनों झूठ बोल रहे हैं। मगर वो ड्रैगन गर्ल कहती है कि ये दोनों इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। मगर यहाँ पर चेन शेंग जो मेडिसिन बना रहा होता है वो मेडिसिन बनकर तैयार हो जाती है, तो वो फौरन से उस पोर्ट का ढक्कन खोलने की कोशिश करता है तो वो काफी गर्म होता है। जिस पर शू यूरोंग हंसना शुरू कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता उनके बीच में रिलेशन और भी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा होता है। इतने में चेन शेंग अपना अम्ब्रेला बाहर निकालता है और उस अम्ब्रेला के अंदर से वो येलो पेपर सोट बाहर निकलती है जो कि ज़ू युआन इनहेरिटेंस को डिटेक्ट करने की कोशिश करती है। तो उसे पता चल जाता है कि ज़ू युआन इनहेरिटेंस कहाँ है और चेन शेंग उस लड़की को बताता है कि इस सोड ने सोड इंटेंट को फील कर लिया है। हम लोग अभी भी उस जगह से हजारों मील दूर हैं। वो स्वॉर्ड पूल यहाँ से बहुत ज्यादा दूर कहीं छुपा हुआ है। और वो दोनों ही ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि दोनों में से जो भी शख्स अगर स्वॉर्ड पूल को हासिल कर लेता है तो ज़ू युआन इनहेरिटेंस उसी को ही मिल जाएगी। जिसके बाद वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि अगर वो लोग उस सोड अम्ब्रेला को फॉलो करते हुए वहां तक जाएंगे तो उसमें उन्हें कम से कम 2 दिन लग जाएंगे, जबकि वो डीमंस अगर उनसे पहले वहां पर पहुंच गए तो शायद उन्हें हमसे पहले ही वो सोड पूल मिल जाएगा। जिस पर शू यूरोंग कहती है कि मेरी फिनिक्स विंग की पावर की मदद से हम लोग उनसे बहुत जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोगों ने इतनी स्पीड कैसे हासिल की। मगर चेन शेंग उसे फौरन से हाथ पकड़कर रोकता है और उसकी पल्स को फिर से पुश करता है और कहता है कि
अगर तुम अपनी बॉडी को और ज्यादा फोर्स करोगी तो तुम्हारा पॉइजन वो और भी ज्यादा डीपली ऑर्गन्स तक फैलता जाएगा और शायद तुम उन डीमंस के सामने फिर फाइट नहीं कर पाओगी। बेहतर यही है कि तुम खुद को फोर्स मत करो और अपनी मेरिडियंस को डैमेज मत करो। तो वो लड़की कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुद को फोर्स कर रही हूँ? तो चेन शेंग उसका हाथ रोकता है और कहता है मुझे माफ करना, शायद तुम्हें ये वर्ड पसंद नहीं आया, मैं अपना वर्ड चेंज कर देता हूँ। जिस पर शू यूरोंग कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बचपन से ही इस तरह के वर्ड्स के बारे में हमेशा सुनती आई हूँ। हर कोई मुझे यही बात कहता है कि मुझे अपने आप को फोर्स नहीं करना चाहिए। तो चेन शेंग उससे कहता है कि वो लोग सही कहते हैं, क्योंकि जब हमारे पास ग्रेट पावर होती है तो ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। तो शू यूरोंग कहती है हाँ, शायद यही वजह है कि हमारे क्लान के जितने भी एल्डर्स हैं उन्हें मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं, और जब भी मैं उन मैटर्स के बारे में सोचती हूँ तो हमेशा से मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जिस पर चेन शेंग उससे कहता है कि हम लोग अपनी लाइफ में चाहे जितनी भी ज्यादा हार्ड वर्क क्यों ना कर ले, हम लोग कभी भी अपनी लाइफ में परफेक्शन तक नहीं पहुंच सकते, और उसके लिए हमें कभी भी शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमारे अंदर शर्मिंदगी वाली सेंस भी ना हो। इतना कहने के बाद वो उस लड़की से कहता है कि तुम कहीं बीमार तो नहीं हो? जिस पर वो लड़की गुस्से में उससे कहती है क्या तुम मरना चाहते हो? तो चेन शेंग उस पर हंसने लगता है, जिस पर शू यूरोंग कहती है आखिर इस बात पर हंसने की क्या वजह है? तो चेन शेंग कहता है कि बस मेरे दिमाग में अभी अभी सुप्रीम सेक्ट मास्टर का ख्याल आया था। उनके हाथ में जो छोटा सा पॉट ट्री है वो अभी भी इतना वीक है कि वो ज़ुओ युआन गार्डन का मुकाबला नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि पॉप को इसके लिए अब शर्मिंदा होना चाहिए कि उसका जो पॉट है वो ज़ुओ युआन इनहेरिटेंस से बिल्कुल लो लेवल का है। मगर पॉप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, मगर हमारे शोल्डर्स पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं हमें उन्हें अच्छी तरह से सर्व करना चाहिए, और हमेशा अपने बारे में सोचने के बजाय उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना चाहिए जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई है। इसी तरह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो जाती हैं, उनकी जगह न्यू आ जाती है। पर शू यूरोंग कहती है मैं सच बताऊं तो मैं सिर्फ और सिर्फ डाओ कल्टीवेशन के बारे में जानती हूँ कि मैं डाओ कल्टीवेशन कैसे कर सकती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यूज नहीं किया है, ना ही मैं कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहती हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ डाओ कल्टीवेशन को ही अपने फोकस में रखा हुआ था ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे भागती तो शायद मैं अपने डाओ कल्टीवेशन पर फोकस नहीं कर पाती। मुझे हमेशा अपने मकसद पर ही फोकस रखना है, क्योंकि मेरी जिंदगी का जो गोल है अगर मैं उस पर फोकस नहीं करूंगी तो शायद मैं अपनी कल्टीवेशन में उस तरह अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाऊंगी जिस तरह मुझे हासिल करनी चाहिए। मगर चेन शेंग उससे कहता है कि क्या तुम्हारी जिंदगी का गोल वो इतना बड़ा है कि तुम्हें अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नजर भी नहीं आ रही? हम जब अपनी कल्टीवेशन के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी निभाते हैं तो हमें लाइफ अच्छी तरह से समझ में आने लगती है। जिस पर वो लड़की कहती है जिस पर वो लड़की उससे कहती है तुम सच में काफी लाजवाब हो। तो चेन शेंग कहता है मैं अपने बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता, मैं अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं डालता जो कि मेरी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ कि तुमने जो अपना मिशन बना रखा है उस मिशन में तुम अकेली नहीं हो, मैं भी इसमें तुम्हारा साथ दूंगा। ये सुनकर शू यूरोंग बिल्कुल हैरान हो जाती है और दोबारा से वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, और जैसे ही एक दूसरे के करीब आते हैं तो दोबारा से अपना मुंह फेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि उनकी लिमिट्स क्या है। और शू यूरोंग कहती है अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि हमें डीमंस को किस तरह रोकना होगा। तो चेन शेंग कहता है कि आज से पहले कोई भी शख्स इस ग्रासलैंड में नहीं आया है, तो शायद ग्रासलैंड के बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस मैप से मिल सकती है। ये कहते ही वो दोनों ही उस मैप को खोलते हैं। बाई ही नोट्स के अंदर उस ग्रासलैंड के बारे में भी काफी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, और चेन शेंग को यह बात पता चलती है कि ज़ुओ युआन इनहेरिटेंस तक पहुंचने
पहुंचने के लिए उन्हें टाइजोंग मोज़िलियम तक पहुंचना होगा। ये जगह एक सैक्रिफिशियल मोज़िलियम है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी सोल वहां पे खत्म होती है वो वापस से सी ऑफ स्टार में रिटर्न हो जाती है। वो दोनों एक साथ मिलकर उस मैप को अच्छी तरह से रीड करते हैं और अपना वहां तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बनाते हैं। और चेन शिंग ने जमीन पर जो मैप बनाया होता है वो दोनों ही उसे देखते हैं और दोनों फिर एक साथ कहते हैं कि हमें ये वाला रूट लेना चाहिए। दोनों ने सेम एक ही जगह पर अपनी फिंगर रखी होती है जिसके बाद वो दोनों ही ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें नानकी यानी कि पीकॉक क्वीन से पहले वहां पहुंचना होगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक लेक पर छोटी सी बोट बनाकर तैरते हुए उस डायरेक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। उन्हें अब आगे चल सैक्रिफिशियल टेंपल तक पहुंचना है जहां उन्हें एक मोज़िलियम मिलेगा और वहां से ही वो लोग अपनी आगे की डायरेक्शन को कैलकुलेट कर पाएंगे। उनका रास्ता काफी ज्यादा लंबा है मगर उन्हें एक दिन के अंदर ही ये रास्ता तय करना होगा। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो रास्ता बहुत ही खतरनाक भी होता है क्योंकि उनके सामने बहुत सारे बीस्ट आते हैं और वो दोनों ही एक साथ मिलकर उन बीस्ट का सफाया कर देते हैं और साथ में एक दूसरे के साथ टाइम गुजारने की वजह से वो दोनों एक दूसरे के बेहद क्लोज भी आ जाते हैं और साथ में चेन चेंग उसकी बॉडी को हील भी कर रहा होता है। इतने में वो छोटी सी फॉक्स जो कि उनका पीछा कर रही थी वो भी वहां पर आती है तो शु युरोंग उसे वो स्वीट कैंडी खिला देती है जिससे वो फॉक्स बहुत ज्यादा खुश होती है। इतने में हमें दिखाया जाता है वो लोग एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर उनके सामने बहुत सारे माउंटेन्स होते हैं और चेन शिंग कहता है कि लगता है कि इनिशियल सैक्रिफिशियल टेंपल वो हमारे बिल्कुल सामने है। और वो लड़की कहती है कि मैंने व्हाइट ग्रास के बारे में सुना है। व्हाइट ग्रास असल में वू क्लान की स्पिरिट रियलम से बिलोंग करती है। जो भी शख्स एक मर्तबा वहां जाता है वो वहां से वापस नहीं आ पाता क्योंकि वहां जाने के बाद अक्सर लोग वहां खो जाते हैं। ये कहते ही वो दोनों ही उस डायरेक्शन को निकलते हैं और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।